इसी का भाग है। पौधे में पोषण वाला में हम लोग प्रकाश संश्लेषण देख लिए। अब श्वसन देखते हैं। श्वसन रेस्पिरेशन। श्वसन एक जैविक क्रिया है। कैसा है? जैविक क्रिया है, जिसमें जैविक क्रिया है जिसमें जैविक में जीव वाला क्रिया है। जीव लोग ही श्वसन करते हैं, इसलिए जैविक क्रिया है। इसमें शर्करा वसा का ऑक्सीकरण होता है। श्वसन में शर्करा और वसा दोनों का ऑक्सीकरण होगा और ऊर्जा मुक्त होता है। यही ऊर्जा जो है शरीर के विभिन्न कार्यों को करने में सहायता करता है। शरीर बहुत सारा काम करता है, खेत जोतना, दौड़ना, धूपना, बोलना, उस सभी कार्य में सहायता करता है यही ऊर्जा। तो यह प्रक्रिया में एटीपी और CO2 निकलता है। ऊर्जा मुक्त होती है और एटीपी ऊर्जा भी निकलता है। ऊर्जा मुक्त होता है, स्वतंत्र होता है। और एटीपी और CO2 निकलता है। एटीपी और CO2 निकलते हैं। अतः बृहद रूप से देखा जाए तो श्वसन उन सभी प्रक्रियाओं का सम्मिलित रूप है। श्वसन बहुत सारा प्रक्रिया का सम्मिलित रूप है श्वसन, जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो श्वसन किसे कहते हैं? जैविक क्रिया है। जैविक क्रिया है तो श्वसन होगा। जैविक क्रिया है तो इसमें श्वसन में शर्करा वसा का ऑक्सीकरण होगा। शर्करा वसा का दोनों का ऑक्सीकरण होगा तो ऊर्जा मुक्त होगा। यही ऊर्जा से शरीर के विभिन्न कार्यों में करने में सहायता हो जाता है। ऊर्जा से ये पूरे प्रक्रिया में, यानी कि श्वसन प्रक्रिया में एटीपी और CO2 निकलता है। एटीपी CO2 निकलता है। अतः हम कह सकते हैं कि बृहद रूप से कह सकते हैं श्वसन जो है, श्वसन उन सभी प्रक्रियाओं का सम्मिलित रूप है। उन मत का चाहे वह शर्करा वसा जो भी रहे, वो सभी प्रक्रियाओं का सम्मिलित रूप है, जिनके द्वारा शरीर में, चाहे जैसे शर्करा वसा है, उसके द्वारा वसा या शर्करा के द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। ऊर्जा का उत्पादन होता है। जो चीज़ से शरीर में ऊर्जा बनता है, उसी को श्वसन कहते हैं। और यही ऊर्जा शरीर के विभिन्न कार्य करने में सहायता करता है। हम ऐसे भी परिभाषा बोल सकते हैं। श्वसन वैसी क्रियाओं का सम्मिलित रूप है को कहते हैं, जिसमें बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं और ले करके शरीर के कोशिकाओं में पहुंच जाता है। शरीर के कोशिका में पहुंच जाता है ना। मान लो कि आदमी है, बाहर से वायुमंडल से आया, O2 लेगा और शरीर के कोशिका तक पहुंच जाता है और CO2 निकलेगा, CO2 बाहर निकलेगा, शरीर कोशिकाओं में पहुंच जाती है, जहां इसका उपयोग कोशिकीय ईंधन ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कई चरणों में विशिष्ट एंजाइमों की उपस्थिति में करके जैविक क्रिया ही है। तो जैव ऊर्जा एटीपी का उत्पादन करता है। एटीपी निकलता है तथा इस क्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड CO2 भी निकलता है। एटीपी जैविक ऊर्जा का उत्पादन होता है, मुक्त होता है और CO2 निकलता है। यही CO2 बनता है शरीर में, है ना। शरीर में CO2 बनता है। वही CO2 कोशिका से फिर O2 आयल था और CO2 बन के निकलेगा कोशिका से CO2 बनेगा और शरीर से बाहर निकल जाता है। मान के श्वसन ऐसी क्रिया है कि सम्मिलित रूप को कहते हैं, जिसमें बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और ग्रहण करके शरीर के कोशिकाओं में पहुंच जाता है। बाहर से वायुमंडल से O2 लेते हैं और शरीर के कोशिका तक पहुंच जाता है। और कोशिका क्या करता है? यही ऑक्सीजन को कोशिकीय ईंधन ग्लूकोज जो रहता है शरीर में, उसका ऑक्सीजन करता है। यही O2 जाता है शरीर में, शरीर के कोशिका में जाता है। O2 क्या करता है? कोशिकीय ईंधन ग्लूकोज है। कोशिकीय ईंधन कौन है? कोशिकीय ईंधन ग्लूकोज है। इसी को ऑक्सीकरण करता है। ऑक्सीकरण करके
कैसे करता है? बहुत सारा शरीर में विशिष्ट प्रकार के एंजाइम होता है। यही विशिष्ट प्रकार के एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करता है, O2 करता है और जैव ऊर्जा एटीपी को उत्पन्न करता है। और शर्करा वर्षा का ऑक्सीकरण भी होता है तो ऊर्जा मुक्त निकलता है। और फिर एटीपी बन जाता है, जैव ऊर्जा एटीपी बन जाता है। तब इस क्रिया से उत्पन्न होता है CO2। वो जैव ऊर्जा एटीपी बनता है तो फिर बनता है CO2 बनता है। CO2 क्या करता है? कोशिका से शरीर के बाहर निकलता है। मैंने मोटा मोटी समझ लीजिए कि बाहरी वातावरण ऑक्सीजन लेंगे, शरीर की कोशिका में जाएगा, तो जहाँ इसका उपयोग मैंने ऑक्सीजन का उपयोग कोशिकीय ईंधन जो ग्लूकोज है उसका ऑक्सीकरण करेगा, ऑक्सीजन करेगा किसके द्वारा? विशेष एंजाइम के उपस्थिति में करेगा। तो करेगा तो जैव ऊर्जा एटीपी बन जाएगा शरीर में। फिर साथ CO2 बनता है कोशिका से। फिर कोशिका में बना था जैव ऊर्जा एटीपी, वही कोशिका से फिर CO2 बनेगा। CO2 शरीर के बाहर निकाल देगा CO2 को। CO2 कोशिका से शरीर से बाहर निकल जाता है CO2। तो श्वसन एक जैविक प्रक्रिया है। शर्करा वसा का ऑक्सीकरण होता है। शर्करा में ग्लूकोज का कैसे हुआ? शरीर में जब ऑक्सीजन लेता है तो वही ऑक्सीजन शरीर की कोशिका में पहुंचता है। अब कोशिका में ही शरीर की कोशिका में जाता है। और शरीर की कोशिका में कौन जाता है? ऑक्सीजन जाता है। कहाँ जाता है? कोशिका तक। वही कोशिका में ईंधन होता है जिसको ग्लूकोज या शर्करा कहते हैं। शर्करा या ग्लूकोज एक है। इसी को ऑक्सीजन क्या करता है? कोशिकीय ईंधन ग्लूकोज को कोशिका में ले जाकर के ऑक्सीकरण करता है। कैसे करेगा? बहुत सारा एंजाइम के उपस्थिति कारण करता है। तब बनता है जैविक ऊर्जा एटीपी बनता है। फिर कोशिका में ही CO2 बनता है। CO2 शरीर से बाहर निकाल जाता है। कोशिका से शरीर के बाहर निकलता है CO2। श्वसन क्रिया में ग्लूकोज के अणु जो होता है ऑक्सीकरण होता है। ग्लूकोज अणु का ऑक्सीकरण होता है। कहाँ होता है? कोशिका में। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है कोशिका में CO2 के द्वारा एंजाइम की उपस्थिति में होता है। ग्लूकोज अणु का ऑक्सीकरण कोशिका में होता है। और कोशिका में होता है ग्लूकोज अणु का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? कोशिका में होता है। ग्लूकोज अणु का ऑक्सीकरण कोशिका में होता है। O2 आता है तो ग्लूकोज अणु का ऑक्सीकरण कोशिका में होता है एंजाइम की उपस्थिति में। अब ग्लूकोज अणु का ऑक्सीकरण कोशिका में होता है। ग्लूकोज अणु का ऑक्सीकरण कोशिका में होता है। अब कोशिका में होता है इसलिए कोशिकीय श्वसन कहते हैं कि ग्लूकोज अणु का ऑक्सीकरण कोशिका में हुआ, इसलिए कोशिकीय श्वसन कहते हैं। संपूर्ण कोशिका श्वसन होता है। कोशिका में जो श्वसन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में एंजाइम के ऑक्सीजन द्वारा होता है। एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज को तोड़ता है, ऑक्सीकरण करता है ऑक्सीजन। फिर CO2 बाहर निकलता है कोशिका से। इसलिए O2 गया, CO2 बन के निकला, इसलिए कोशिका में हुआ, इसलिए कोशिकीय श्वसन कहते हैं। श्वसन ये दो अवस्था में होता है, एक अवायवीय और उवायवीय। श्वसन जैविक क्रिया है। शर्करा वसा का ऑक्सीकरण करता है, ऊर्जा मुक्त होता है। वह शर्करा कब करेगा? जब शरीर में ऑक्सीजन जाएगा तो कोशिका में कोशिकीय ईंधन ग्लूकोज यानी कि शर्करा है, इसको तोड़ेगा, ऑक्सीकरण बनाएगा, ऑक्सीजन बनाएगा और CO2 निकालेगा बाहर कोशिका के द्वारा। और वसा का भी ऑक्सीकरण होता है और ऊर्जा मुक्त होगा। यही ऊर्जा से पूरे शरीर काम करता है और ATP निकलता है। शर्करा से ATP, शर्करा से देखे ATP निकला और CO2 भी निकलता है। CO2 भी निकला देखे, ATP निकलता है, जैव ऊर्जा ATP और CO2 भी निकलता है। जब आप पढ़ लेते हैं श्वसन जैविक क्रिया है। शर्करा वसा का ऑक्सीकरण होता है, ऊर्जा मुक्त होता है। यही ऊर्जा से पूरे शरीर काम करता है
और एटीपी CO2 निकलती है। शरीर में जो जो चीज शरीर में ऊर्जा का उत्पादन करता है वो है इस प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। बाहर से ऑक्सीजन लेता है, शरीर के कोशिका में जाता है, तो कोशिकीय ईंधन ग्लूकोज टूट जाता है और टूट कर ऑक्सीजन बन जाता है और एंजाइम की उपस्थिति में ऊर्जा निकलता है। एटीपी निकलता है, CO2 भी निकलता है, शरीर से बाहर निकलता है। कोशिका से आता है CO2, शरीर से बाहर निकलता है। श्वसन क्रिया में पूछेगा ग्लूकोज अणु जो होता है, ग्लूकोज अणु यही ग्लूकोज अणु या शर्करा, इसका ऑक्सीकरण होता है कहाँ, तो कोशिका में होता है। ऑक्सीजन जाता है कोशिका में, वहीं होता है, इसलिए कोशिकीय श्वसन कहते हैं। कोशिकीय श्वसन अवायवीय और वायवीय होता है। तो अवायवीय देखते हैं श्वसन क्या है। अवायवीय श्वसन एनारोबिक रिस्पिरेशन, एनाइरोबिक रेस्पिरेशन अवायवीय श्वसन। मैंने नहीं, वायु नहीं रहता है। ये ऑक्सीजन इसमें नहीं रहेगा, इसमें ऑक्सीजन नहीं रहेगा बॉस, इसमें ऑक्सीजन नहीं रहेगा। यह श्वसन का प्रथम चरण है। तो प्रथम है जिसके अंतर्गत ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है। देखिए सबका ग्लूकोज का विखंडन, यहाँ देखिए ग्लूकोज, यही कोशिका ईंधन ग्लूकोज का विखंडन तब ऑक्सीकरण बनता है, ऑक्सीकरण हो रहा है और विशेष एंजाइम के उपस्थिति में होता है और ऊर्जा भी निकलता है और फिर जैविक ऊर्जा एटीपी बनता है। वही कर रहे हैं यहाँ पर। प्रथम चरण है, ऑक्सीजन नहीं चाहिए। अब किसका, ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है ना। ग्लूकोज का आंशिक विखंडन, पूर्ण विखंडन नहीं होता है, ऑक्सीजन नहीं है इसलिए आंशिक विखंडन होता है और ऑक्सीजन का अनुपस्थिति में होता है। इस क्रिया द्वारा एक अणु ग्लूकोज का एक अणु रहेगा तो 2 अणु पाइरूवेट का निर्माण होता है। एक अणु ग्लूकोज रहेगा तो 2 अणु बनेगा पाइरूवेट का। यह क्रिया कोशिका द्रव में होता है। कहने का मतलब हुआ प्रथम चरण है, ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है और ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है। और ग्लूकोज के एक अणु रहेगा, ग्लूकोज के एक अणु लिखिए ना अपने, ग्लूकोज का एक अणु रहेगा तो 2 अणु बन जाएगा, पाइरूवेट का निर्माण होता है। यह घटना ऑक्सीजन का अनुपस्थिति में होगा और कोशिका द्रव यानी कि साइटोप्लाज्म में होता है। यह घटना कि ग्लूकोज का एक अणु आंशिक विखंडन होगा और 2 अणु पाइरूवेट बनेगा। इसका प्रत्येक चरण विशिष्ट एंजाइम के द्वारा होता है। एंजाइम के द्वारा ना हो रहा है, एंजाइम के द्वारा, इसी को बांट दिया 2 भाग में, एंजाइम के द्वारा हो रहा है। अवायवीय श्वसन का जितना बेटा रहेगा सब में बिना ऑक्सीजन के टूटेगा। जब विशिष्ट एंजाइम के द्वारा घटना घटता है जो ग्लूकोज को पाइरूवेट में बदलता है, एटीपी बनाता है, ऊर्जा देता है। विशिष्ट एंजाइम के द्वारा उत्प्रेरित होता है। इस क्रिया में चूंकि ग्लूकोज अणु का आंशिक विखंडन हो रहा था और ग्लूकोज एक अणु से पाइरूवेट का 3 अणु बन रहा था, अतः उसमें निहित ऊर्जा बहुत छोटा भाग हो रहा। क्यों, ग्लूकोज का अणु जो है आंशिक विखंडन हो रहा है, इसलिए कम विखंडन हो रहा है, इसलिए कम ऊर्जा का बहुत छोटा भाग ही मुक्त होता है, निकलता है ऊर्जा। और जो शेष हो रहा आंशिक, ग्लूकोज का आंशिक भाग टूटा और जो शेष ऊर्जा जो बचा है ना, ऊर्जा का बहुत छोटा भाग ही मुक्त होना हुआ था। बाकी जो शेष ऊर्जा है पाइरूवेट के जो बंधन है, बंधन में ही संचित रहता, जमा रहता है। पाइरूवेट के जो है इसी पाइरूवेट के बंधन में बनता है। हालांकि ग्लूकोज के एक अणु से पाइरूवेट के 3 अणु बन रहा था, लेकिन फिर भी उतना ऊर्जा नहीं दे रहा था, इसलिए शेष ऊर्जा पाइरूवेट के बंधन में ही संचित रहता है। पाइरूवेट के भी आगे चल के 3 भाग बांट दिया है। पाइरूवेट के 3 प्रकार होता है। यही में
ऊर्जा का शेष भाग जमा रहता है, तो 3 प्रकार से जमा करता है। पायरुवेट जो है ऊर्जा को 3 प्रकार से जमा करता है। पहला, पायरुवेट सब ऑक्सीजन नहीं रहेगा, एक्रो में नहीं, एक्रो में नहीं, एक्रो में नहीं रहेगा, ऑक्सीजन नहीं रहेगा, सी में भी नहीं है। क्योंकि अभावी के ही बेटा है, तो अभावी के ऑक्सीजन नहीं है, तो इस तीनों के बेटों का भी ऑक्सीजन नहीं रहेगा। पायरुवेट जो यही पायरुवेट जो 3 प्रकार का होता है, जिसमें ऊर्जा संचित रहता है, यही पायरुवेट ऑक्सीजन का अनुपस्थिति में इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होता है। पायरुवेट का होता है, यही पायरुवेट ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में इथेनॉल में और CO2 में कन्वर्ट होता है। यह क्रिया कीनोन कहलाती है। जब पायरुवेट इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है तो कीनोन कहलाते हैं, कीनोन। और प्लाज्मा में होता है, इसका साइटोप्लाज्मा होता है घटना सब। जब अभावी के ही घटना साइटोप्लाज्मा में हो रहा है, तो इसका बेटोनों को तो साइटोप्लाज्मा में होगा। यह ईस्ट में होता है। पायरुवेट जब इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, यह क्रिया कीनोन कहलाते हैं। कीनोन की क्रिया कहाँ होता है? ईस्ट में होता है। ईस्ट में होता है, यानी कि ईस्ट में भी पायरुवेट बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में ईस्ट क्या करेगा? पायरुवेट को बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करेगा। ये कीनोन का रहेगा। यह घटना ईस्ट में ऑक्सीजन नहीं चाहिए। दूसरा, ऑक्सीजन के अभाव में पेशियों में पायरुवेट से लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। यही पायरुवेट से इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो रहा था। अब कीनोन क्रिया द्वारा होता था, तो ईस्ट में हो रहा था। अगला है पेशी में होता है। कीनोन द्वारा होता है कि पेशियों में यही पायरुवेट जब पेशियों में जाता है, लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है। यही पायरुवेट प से पेशी में जाएगा, लैक्टिक अम्ल का निर्माण करेगा। तो लैक्टिक अम्ल का निर्माण करेगा पेशी में, तो पेशी कोशिका में अधिक मात्रा में लैक्टिक जमा हो जाएगा। पेशी कोशिका में क्या हो जाएगा? बहुत सारा मात्रा में पेशियों में लैक्टिक अम्ल बनेगा। जब पेशी में लैक्टिक अम्ल बनेगा, तो पेशी कोशिका में लैक्टिक मात्रा ज़्यादा हो जाएगा। तो लैक्टिक अम्ल संचय से दर्द होने लगेगा, क्योंकि पेशी कोशिका में लैक्टिक अम्ल जितना ज़्यादा लैक्टिक अम्ल उतना ही ज़्यादा दर्द होगा पेशियाँ। अब बहुत ज़्यादा चलने से या दौड़ने से इसके बाद पश्चात मांसपेशी में इसी कारण से क्रैम्प हो जाता है। क्रैम्प बने एक तरह से दर्द हो जाता है, एक तरह से कहीं कि सही में क्रैक आ जाता है ना, जिसको कहते हैं फ्रैक्चर। ऑक्सीजन की उपस्थिति में तीसरा है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसमें ऑक्सीजन चाहिए। तीसरा तो ऑक्सीजन चाहिए ना। ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। जब ऑक्सीजन रहेगा तो यही पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाएगा, और पूर्ण ऑक्सीजन हो जाएगा तो CO2 बनाएगा और जल का निर्माण करेगा। CO2 बनाएगा, जल का निर्माण करेगा। क्योंकि यह क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है, इसे वायवीय श्वसन कहेंगे। तो क्या कहते हैं कि अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है, ऑक्सीजन का अनुपस्थिति में हो रहा है, इसलिए ग्लूकोज के एक अणु रहेगा, 2 अणु पायरुवेट बनेगा। यह क्रिया कोशिका द्रव में होता है, साइटोप्लाज्मा में होता है, और विशिष्ट एंजाइम के द्वारा होता है। अब ग्लूकोज अणु जो था, इसका आंशिक विखंडन होता था और ऊर्जा बहुत कम निकलता था। तो ग्लूकोज बहुत कम विखंडन तो कम ऊर्जा निकलेगा, और जिस कम ऊर्जा निकलेगा तो बाकी ऊर्जा कहाँ जाएगा? शेष ऊर्जा पायरुवेट में जमा हो जाएगा। पायरुवेट को 3 भाग में बांटते हैं ऊर्जा के प्रकार पर, 3 प्रकार से। पहला, यही पायरुवेट ऑक्सीजन नहीं रहेगा, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। पायरुवेट ऑक्सीजन न रहेगा तो इथेनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट होगा कीनोन विधि से। ये घटना ईस्ट में होता है। ईस्ट में भी ऑक्सीजन का जरूरत नहीं होता है। ईस्ट में क्या होगा? पायरुवेट ऑक्सीजन का अनुपस्थिति में इथेनॉल से कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, कीनोन विधि कहलाएगा, ईस्ट में होता है। तीसरा है, यही पायरुवेट ऑक्सीजन ना रहेगा तो यही पायरुवेट
पेशियों में लैक्टिक अम्ल जमा करता है। पायरुवेट का होगा, पायरुवेट से पेशियों में लैक्टिक अम्ल जमा होगा, और लैक्टिक अम्ल जमा होगा तो पेशीय कोशिका में अधिक मात्रा में लैक्टिक जमा हो जाएगा, कोशिका में जमा हो जाएगा, पेशी कोशिका में ज़्यादा लैक्टिक अम्ल जमा हो जाएगा, दर्द होगा, और दर्द होगा बहुत ज़्यादा चलने से दौड़ने से, क्रैम्प आ जाएगा, क्रैम्प। ये तो बिना ऑक्सीजन के उपस्थिति में देखा है। अब ऑक्सीजन रहेगा तो यही पायरुवेट अम्ल ऑक्सीजन रहेगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा तो ग्लूकोज, यही पायरुवेट ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा तो पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाएगा। पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है और CO2 जल का निर्माण करता है। और ऑक्सीजन की उपस्थिति में हुआ है पायरुवेट, जब ऑक्सीजन का उपस्थिति में ऑक्सीकरण बनेगा तो जल बनेगा, CO2 जल बनेगा, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हुआ इसलिए वायु श्वसन कहेंगे इसको। वही वायु श्वसन है नीचे डी वाला, वही वायु श्वसन जो O2 के ऑक्सीजन उपस्थिति में होगा। यही ऑक्सीकरण पायरुवेट का ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण ऑक्सीकरण हो रहा है तो CO2 जल बन रहा है। यही पूर्ण ऑक्सीकरण जो है वायु श्वसन में, श्वसन का प्रथम चरण देखिए इसलिए पूर्ण ऑक्सीकरण हुआ, उस चरण में बना पायरुवेट जो था, पायरुवेट बनल था, यही पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण हो रहा था भी, इसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया में चला जा रहा था। पूर्ण ऑक्सीकरण पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण हो रहा तो CO2 जल न बन रहा था। पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण हो रहा था, CO2 जल बना था। यही पूर्ण ऑक्सीकरण पायरुवेट जो है पूर्ण ऑक्सीकरण होगा, CO2 जल बनेगा। यही पायरुवेट जो है पूर्ण ऑक्सीकरण के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है। पूर्ण ऑक्सीकरण करने के लिए पायरुवेट कहाँ जाएगा, पूर्ण ऑक्सीकरण करने के लिए पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाएगा। यहाँ यही माइटोकॉन्ड्रिया में, यहाँ मैंने कहा माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन रहता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति रहेगा तो पायरुवेट का विखंडन हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में चला गया पायरुवेट, तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन रहता है तो पायरुवेट टूट जाएगा। टूटेगा तो तीन गो कार्बन वाला पायरुवेट जो है पायरुवेट अणु, 3 गो कार्बन वाला पायरुवेट अणु है, 3 कार्बन वाला पायरुवेट अणु विखंडित होकर के 3 गो कार्बन डाइऑक्साइड वाला अणु बनाएगा और जल भी निकलेगा और ऊर्जा भी मुक्त होगा। 3 गो कार्बन वाला पायरुवेट अणु जो है 3 गो कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा भी मुक्त होगा। 3 कार्बन वाले पायरुवेट अणु जो है विखंडित होकर के कार्बन डाइऑक्साइड के 3 अणु बनाते हैं। इसके साथ साथ जल तथा रासायनिक ऊर्जा भी निकलता है। जल और रासायनिक ऊर्जा CO2 का रासायनिक ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा में CO2 निकलेगा। इसके साथ जल और रासायनिक ऊर्जा CO2 बनता है, मुक्त होती है। जो ATP अणु में, यही रासायनिक ऊर्जा जो है ATP अणु में संचित रहता है। पूछेगा ATP अणु क्या है, रासायनिक ऊर्जा का बंडल है, बंडल। ATP अणु में ऊर्जा रहता है, संचित रहता है ऊर्जा। यही ATP का विखंडन होगा, फिर ATP में ऊर्जा जमा है तो टूटेगा तो जान रखा होगा। ATP के विखंडन से ऊर्जा मिलती है, उससे कोशिका के अंदर होने वाले विभिन्न जैविक क्रिया चलती है। यही ऊर्जा से कोशिका के होने वाला जो भी काम होता है अंदर कोशिका के अंदर सब काम होता है इसी द्वारा, ऊर्जा द्वारा। जब पायरुवेट अम्ल को ऑक्सीजन के उपस्थिति में पूर्ण ऑक्सीकरण होगा तो CO2 जल बनेगा। वही पूर्ण ऑक्सीकरण वायु श्वसन देख रहे हैं, इसे वायु श्वसन कहते हैं। श्वसन के प्रथम चरण में बना पायरुवेट अम्ल प्रथम चरण में बन रहा था अवायु श्वसन में। पायरुवेट अम्ल कहाँ बन रहा था, पायरुवेट अम्ल बन रहा था अवायु में बन रहा था पायरुवेट अम्ल। 2 अणु पायरुवेट का निर्माण न हो रहा था, यही दोनों अणु का टूटा तो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड किण्वन वृद्धि से ईस्ट में होता है। ऐसा पेशी में लैक्टिक अम्ल जमा करता है जिसके दर्द होता है और क्रैम्प भी हो सकता है ज़्यादा चलने दौड़ने से। यही पायरुवेट ऑक्सीजन न रहता तब, लेकिन ऑक्सीजन रहेगा तो पूर्ण पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीजन हो जाएगा, CO2 जल बनेगा। यही पायरुवेट जो है प्रथम चरण में था,
वही कर रहा है वायु श्वसन में। वायु श्वसन में श्वसन के प्रथम चरण में होने वाला पाइरुवेट जो बन रहा था, अवायु श्वसन में जो प्रथम चरण है वही पाइरुवेट पूर्ण ऑक्सीकरण हो रहा है और CO2 जल बना रहा था। यही पाइरुवेट पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होगा, तो पूर्ण ऑक्सीकरण होगा तो CO2 जल बनेगा। तो कहाँ होगा पूर्ण ऑक्सीकरण, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। पाइरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या रहता है, तो ऑक्सीजन रहता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में पूरा पाइरुवेट पूर्ण ऑक्सीकरण करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन रहता है तो जाहिर सी बात है कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन रहेगा। तो यही पाइरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के ऑक्सीजन से टकराएगा और तीन गो कार्बन वाले पाइरुवेट का अणु विखंडन होगा और CO2 तीन गो अणु कार्बन वाला कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और जल निकालेगा, ऊर्जा मुक्त होगा, वो भी रासायनिक ऊर्जा निकलेगा। यही रासायनिक ऊर्जा जो है CO2 के रूप में ATP अणु में संचित रहेगा। यही ATP अणु संचित रहता है, वो जो ऊर्जा है यही ATP के विखंडन होगा तो ऊर्जा मिलती है। यही ऊर्जा से पूरा शरीर की कोशिका में होने वाला काम धाम होता है। इस तरह से अब अवायु श्वसन में देखें हम लोग, ग्लूकोज का आंशिक विखंडन हो रहा था। एक ग्लूकोज के अणु से दो अणु पाइरुवेट बन रहा था। कोशिका द्रव में हो रहा था, साइटोप्लाज्म में हो रहा था, विशिष्ट एंजाइम की उपस्थिति में हो रहा था और ग्लूकोज के अणु से आंशिक विखंडन हो रहा था तो कम ऊर्जा निकल रहा था और बाकी जो ऊर्जा जो था पाइरुवेट के बंधन में जमा था। तो यानी कि अवायु श्वसन से पाइरुवेट बन रहा था। इथेनॉल भी बने देखे, कार्बन डाइऑक्साइड भी बने देखे ना, पाइरुवेट हुआ तो मतलब बना किन्होंने विधि इष्ट से बना। वही वायु अवायु श्वसन में अंतर। वायु तो हवा का रहेगा, अवायु तो हवा नहीं रहेगा। वायु श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। वायु श्वसन का प्रथम चरण कोशिका द्रव में तथा द्वितीय चरण माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा था। वायुला में देख रहे थे पहला चरण जो वायु का पहला चरण चल रहा था, पहला चरण कोशिका में हो रहा था ना, कह रहा ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरुवेट जो है वही पाइरुवेट जो है जिसका पूर्ण ऑक्सीकरण हो रहा है कोशिका में हो रहा है, जिस पेशी कोशिका में हो रहा है और CO2 जल बन रहा है। और दूसरा हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा था, वही कह रहा है। वायु श्वसन का प्रथम चरण कोशिका में और दूसरा चरण माइटोकॉन्ड्रिया। पहला है कोशिका द्रव में वायु और दूसरा चरण माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा था, वायु श्वसन हो रहा था। इसमें है से अवायु में पूरी क्रिया श्वसन करने की क्रिया कोशिका द्रव में हो रहा था। अवायु में कहीं लिखल है, देखिए तो अवायु में लिखल है कोशिका के अलावा कुछ दूसरा, अवायु में कहीं दूसरा कोशिका लिखल ही है, कोशिका द्रव में हो रहा है। तो वायु कहेगा तो कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में हो रहा था, कोशिका द्रव माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन अवायु कहेगा तो केवल कोशिका द्रव में हो रहा था। वायु श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। अब देखिए वायु श्वसन में ग्लूकोज में पाइरुवेट अम्ल, ग्लूकोज में क्या होता है पाइरुवेटिक अम्ल ना, ग्लूकोज का तो पाइरुवेट है क्या, वही पाइरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण हो रहा था वायु में, है ना। वायु श्वसन में ग्लूकोज का माने पाइरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण हो रहा है। अरे पाइरुवेट एक प्रकार का ग्लूकोज समझ, ऐसे देखा जाए कोई दिक्कत नहीं है। ग्लूकोज अलग हो जाएगा, ग्लूकोज के कारण से पाइरुवेट के तीन अणु बन रहा था ना, तो एक प्रकार का ग्लूकोज है, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो वायु श्वसन में देख रहे हैं ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण हो रहा था। पाइरुवेट एक प्रकार का ग्लूकोज कहिए। तो वायु श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण हो रहा है तो CO2 जल बन रहा था, देखो कि नहीं,
है ना, पूर्ण ऑक्सीकरण हो रहा है पायरुवेट का, तो CO2 जल बन रहा है। तो पूर्ण ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण हो रहा है, CO2 जल बन रहा है वायु में, हवा में। इसमें हवा नहीं रहेगा तो ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण, तो कम ऊर्जा निकल रहा था, बाकी ऊर्जा पायरुवेटिक अम्ल में जमा था। तो पायरुवेट तथा इथेनॉल लैक्टिक अम्ल बन रहा था। ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण हो रहा है तो पायरुवेट इथेनॉल ऑक्सीजन हो रहा है, बन रहा लैक्टिक अम्ल बन रहा है, जो दर्द मांसपेशी में जमा होने के कारण लैक्टिक अम्ल, दर्द, थकान, क्रैक भी आ सकता है ज़्यादा चलने घूमने से। ये अवायु श्वसन में है। वायु श्वसन में ऊर्जा अधिक निकलता है, अवायु में कम निकलता है। वायु रही अवायु रहे, दोनों में वायु श्वसन में ऊर्जा ज़्यादा, अवायु में कम निकला ऊर्जा। कोशिका द्रव माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है, केवल कोशिका में होता है। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, CO2 जल बनता है। ये ग्लूकोज आंशिक ऑक्सीकरण होगा तो पायरुवेट इथेनॉल लैक्टिक अम्ल बना था। वायु श्वसन में अधिक ऊर्जा, इसमें भी वायु श्वसन में अधिक ऊर्जा, इसमें अवायु में कम ऊर्जा, अवायु में कम ऊर्जा निकलता है। देख लीजिए, ये पेड़ है, ये पत्ता है, पत्ता में रंध्र रहता, पत्ता में क्या रहता है, रंध्र। रंध्र में पत्ता में छोटा जो छिद्र होता है उसको रंध्र कहते हैं। वही रंध्र से CO2 अंदर आएगा और वही रंध्र से O2 ऑक्सीजन बाहर निकलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेगा और ऑक्सीजन बाहर निकलेगा। ये प्रकाश संश्लेषण में CO2 आता है, ऑक्सीजन बाहर निकलता है। दिन के समय होता है प्रकाश संश्लेषण तब ना, लेकिन रात में तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, और नहीं होता तो रात को क्या करेगा, O2 ले लेगा यही रंध्र के द्वारा, और ऑक्सीजन को बाहर निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकलेगा। दिन वाला कम उल्टा हो जाता है, इतना सोच लीजिए। दिन के कार्बन डाइऑक्साइड लेगा तो रात के कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, बस। पौधे में श्वसन, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, रेस्पिरेशन इन प्लांट, पौधे में श्वसन। एक और बात है, जड़ है पेड़ का, मृदा है। जड़ और मृदा के बीच में कण जो है, कण उसमें हवा भरा रहता है। जड़ और मृदा के बीच में गैप है तो हवा भरा रहता है। यही हवा से ऑक्सीजन लेता है और पेड़ पौधा ऑक्सीजन लेता है, बाहर से भी लेता है, जड़ से भी लेता है। ये मूल रोम है। मूल रोम को एपिडर्मल कोशिका कहते हैं। मूल रोम कहाँ से, मूल रोम लिखल है, एपिडर्मल कोशिका से निकलती है। यहाँ एपिडर्मल कोशिका से है, यहीं से निकलता है मूल रोम। यही मूल रोम की सहायता से ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता भी यहाँ से। तो देखते हैं पौधे में श्वसन। पौधा में श्वसन गैस का आदान प्रदान शरीर के सतह द्वारा होता है। गैसों का आदान प्रदान होता है शरीर के सतह द्वारा, जिसे विसरण नियम कहते हैं। शरीर के सतह द्वारा विसरण डिफ्यूजन क्रिया से होती है। गैसों का आदान प्रदान पेड़ पौधा में शरीर के सतह मतलब विसरण विधि से होता है। गैसों का आदान प्रदान, गैसों का आदान प्रदान विसरण विधि से होता है पेड़ पौधा में। इसके लिए ऑक्सीजन युक्त वायुमंडल में हवा रहता है, Y2 रहता है, ऑक्सीजन रहता है। यही वायुमंडल से ऑक्सीजन से वायुमंडल में रहता ऑक्सीजन, वही वायुमंडल से पत्ती के रंध्रों, पुराने वृक्ष के पत्ती के रंध्रों, अस्टोमेटा बोलते हैं, अस्टोमेटा रंध्र में अस्टोमेटा, पुराने वृक्ष के तने की कड़ी का त्वचा नहीं चला रहता, चैली से रहता है। तो पुराने वृक्ष के तने की कड़ी त्वचा बार्क पर स्थित वात रंध्र, यहाँ बहुत सारा वात रंध्र रहता है, ठीक ना। रंध्र तो फिर पत्ता में रहता है, जिस कारण ऑक्सीजन गैस का आदान प्रदान होता है रंध्र के द्वारा। ये वात रंध्र है।
पुराने वृक्ष के तना देखेगा और तना में कड़ी त्वचा के वातरंध्र रहता है। अंतर कोशिकीय स्थान होता है, 2 कोशिका रहेगा और दोनों कोशिका के बीच में अंतर रहता है, वही अंतर कोशिकीय स्थान रहता है, इंटरसेलुलर स्पेस रहता है। इन्हीं के द्वारा पौधे में प्रवेश करता है। ऑक्सीजन युक्त वायुमंडल से ऑक्सीजन लेता है पत्ती के रंध्र से। पुराने वृक्ष के तनों की कड़ी त्वचा पर स्थिर रहता है। वातरंध्र से भी और अंतर कोशिकीय स्थान इसी के द्वारा पौधा में प्रवेश होता है। कौन? ऑक्सीजन वायुमंडल से। पौधे के जड़ मृदा के कणों के बीच के स्थान में स्थित हवा रहता है, हवा से ऑक्सीजन ग्रहण करता है। पौधा का जो जड़ है अमृदा, जड़ यहाँ तक है और मृदा यहाँ तक है, ये दोनों के बीच में हवा O2 भरल है। पौधे के जड़ और मृदा के कण जो रहता है उसके बीच के स्थान में हवा रहता है, यही हवा से ऑक्सीजन लेता है, O2 ले रहा है। और जड़ से निकले मूलरम, जड़ से निकलता है मूलरम, ये जड़ है, जड़ों से निकलता है मूलरम, वही कह रहा है। जड़ों से निकला हुआ मूलरम रूट हेयर बोलते हैं। मूलरम जो एपिडर्मिस कोशिका से विकसित होता है, ये मूलरम एपिडर्मिस कोशिका से विकसित होता है। मिट्टी के कणों के बीच फैली रहती है। मूलरम है मिट्टी के कण के बीच में फैला रहता पूरा। इन्हीं मूलरम की सहायता से जड़ ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। यही मूलरम से जड़ ऑक्सीजन ग्रहण करता है। ये जो मूल जड़ है, यही जड़ से ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भी छोड़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड आप सोच रहे होंगे कि नीचे से भी ऑक्सीजन लेता है जड़ से और CO2 छोड़ता है, बाहर से भी लेता है CO2 O2 और CO2 छोड़ता है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण में होता है, अरे श्वसन में होता है, सांस लेने वक्त, दिन में नहीं। मूलरम एपिडर्मिस कोशिका से विकसित होता है। मिट्टी के कणों के बीच फैली रहती है। मूलरम मिट्टी कण के बीच फैली रहती है। इन्हीं मूलरम की सहायता से जड़ ऑक्सीजन ग्रहण करता है। जड़ जो ऑक्सीजन ग्रहण करता है मूलरम की सहायता से। पुराने जड़ों में ऐसे मूलरमों का अभाव रहता है। पुराना जड़ में देखिएगा मूलरम नहीं रहता है। तो पूछेगा यहाँ जड़ से निकलता है। जड़ से निकलता है मूलरम निकलता है जड़ से और विकसित होता है एपिडर्मिस कोशिका के रूप में विकसित होता है मूलरम। जड़ मूलरम विकास होता है एपिडर्मिस कोशिका से। यही मूलरम मिट्टी के कणों के बीच फैली हवा से ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है मूलरम। पुराना जड़ में देखिएगा मूलरम का अभाव रहता है। पुराना जड़ में मूलरम रहबे नहीं करता है। नया जड़ रहता है उसमें रहता है मूलरम। पुराना जड़ में मूलरम नहीं रहता है। ऐसे जड़ में तने की कड़ी त्वचा की तरह वातरंध्र पाए जाते हैं। जब पुराने जड़ में मूलरम नहीं रहेगा तो ऐसे पुरानी जड़ में मूलरम नहीं रहेगा तो ऐसे जड़ में तना की कड़ी त्वचा रहता है और कड़ी त्वचा रहता तना की कड़ी त्वचा की तरह वातरंध्र पाया जाता है जी। पुराना जड़ है जी तो मूलरम नहीं है तब तो तना की कड़ी त्वचा कैसे काड़ा है उसी की तरह तना की कड़ी त्वचा की तरह वातरंध्र पाया जाता है। पुरानी जड़ में रहेगा वातरंध्र पाए जाते हैं। यही वातरंध्र के माध्यम से श्वसन गैस का आदान प्रदान होता है। यही वातरंध्र के माध्यम से श्वसन का गैसों का आदान प्रदान होता है। इसी कारण से पौधे के जड़ में लंबे अवधि तक जल जमाव होने से पौधा मर जाता है।
जब वातरंध्र हो गया तो जड़ में लंबे अवधि तक जल जमा रहता है, जिसके कारण पौधा मर भी सकता है। वातरंध्र होने के कारण पानी जमा हो जाता है। जलीय पौधे, जलीय जो पौधा है, जलीय पौधे भी विसरण क्रिया द्वारा जल से ऑक्सीजन ग्रहण करता है। जल भी क्या करता है? विसरण क्रिया। ऐसे तो कोई भी पौधा विसरण नहीं करता है। पौधे में विसरण द्वारा शरीर के सतह पर गैसों का आदान प्रदान होता है। और जलीय पौधा रहेगा, यहाँ पर भी विसरण क्रिया द्वारा जल से ऑक्सीजन ग्रहण होता है। एवं श्वसन क्रिया के बाद श्वसन क्रिया, श्वसन में रात के समय CO2 गैस बाहर निकलता है पेड़ पौधा रात के समय और ऑक्सीजन ग्रहण करता है। इसलिए रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि CO2 बढ़ जाता है निकल रहा है। तो पौधे में गैसों के विनिमय की क्रिया विधि बहुत ही सरल है। पौधा में गैस के विनिमय कैसे हो रहा है? इस गैस के विनिमय की क्रिया विधि बहुत सरल है। पौधे में गैसों का आदान प्रदान जो होता है विसरण विधि से होता है। इसकी दिशा इनकी आवश्यकता और पर्यावरणीय आवश्यकता पर निर्भर करता है। पौधे में जो गैसों का आदान प्रदान होता है, पौधे में गैसों का आदान प्रदान होता है विसरण विधि से, तो गैसों का आदान प्रदान उसकी दिशा कहाँ रहता है? उसकी दिशा आवश्यकता के अनुसार पर्यावरणीय अवस्था पर निर्भर करता है। जैसे दिन रहेगा तो CO2 गैस का उपयोग करता है पेड़, और रात रहेगा रंध्र के द्वारा, सब घटना गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा होता है। और रात रहेगा तो CO2, दिन के CO2 ले रहा था, रात के CO2 छोड़ देगा। दिन का ऑक्सीजन छोड़ रहा था, रात के ऑक्सीजन ले लेगा। कब? दिन रात का फैसला। दिन में CO2 क्यों गैस छोड़ता है? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण होता है। रात में दिन में CO2 क्यों गैस लेता है? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, क्लोरोफिल की वजह में CO2 ग्रहण करेगा। रात में CO2 क्यों छोड़ रहा है? क्योंकि रात में सूर्य का प्रकाश नहीं रहता है, तो ऑक्सीजन लेगा। बस वही चीज़ लिख लो का। ये सब घटना रंध्र के द्वारा हो रहा है। पेड़ पत्ता में रंध्र रहता है, उसी छिद्र रहता है रंध्र, वही छिद्र से निकलता है गैसों का आदान प्रदान। पौधों में श्वसन की क्रिया जंतु के श्वसन से भिन्न होता है। यह रिवाइज कर सकते हैं। पौधे में श्वसन गैस का आदान प्रदान शरीर के सतह के द्वारा विसरण विधि से होता है। ऑक्सीजन पत्ती के रंध्र से पुराने वृक्ष के तने की कड़ी त्वचा पर स्थिर रहता है। वातरंध्र से आंतरकोश के स्थान से गैसों का आदान प्रदान होता है विसरण विधि से। इसके द्वारा पौधे में प्रवेश करती है ये ला सब। पौधे की जड़ें मृदा कणों के बीच में हवा भरा, तो वही हवा जड़ और मृदा के बीच में हवा भरल है। देखिए हवा भरल है। वहीं से ऑक्सीजन लेता है, यहीं से ऑक्सीजन लेता है हवा से। जड़ से निकलता है मूलरोम। मूलरोम एपिडर्मिक कोशिका में विकसित होता है। यही मूलरोम, जड़ से निकला मूलरोम, और मूलरोम बन जाता है एपिडर्मिक कोशिका का विकास होता है। मिट्टी कणों के बीच फैली रहती है जड़। इन्हीं मूलरोम की सहायता से जड़ ऑक्सीजन ग्रहण कर लेता है और CO2 छोड़ता है। मूलरोम भी ऑक्सीजन ग्रहण करता है और CO2 छोड़ता है। अब पुराने जड़ में मूलरोम रहबे नहीं करता, न रहेगा तो CO2 ग्रहण नहीं करेगा, ऑक्सीजन भी नहीं ग्रहण करेगा। तो पुराने जड़ में मूलरोम का अभाव रहता, मतलब नहीं रहता। तो ऐसे जड़ में, पुराने जड़ में मूल है ये नहीं है, तो उस जड़ में तने की कड़ी त्वचा की तरह वातरंध्र पाया जाता है। इन्हीं वातरंध्र की सहायता से श्वसन गैस का आदान प्रदान होता है।
और पौधे के जड़ में लंबे अवधि तक जल जमा रहता है, जिसका श्वसन का गैसों का आदान प्रदान हुआ तो जाहिर सी बात है कि पौधे के जड़ में लंबे अवधि तक जल रहेगा जमा। जब पौधा मर जाता है उसका आदान प्रदान हो रहा तो ज़्यादा हवा जल नहीं निकलेगा। जलीय पौधे भी विषम विधि से जल से ऑक्सीजन ग्रहण करता है। इस क्रिया के बाद ऑक्सीजन ग्रहण कर लेता है, CO2 बाहर निकलता है। पौधे में गैसों के विनिमय की क्रिया विधि बहुत ही सरल है। पौधे में गैसों का आदान प्रदान विषम विधि से होता है। गैसों का आदान प्रदान आवश्यकता और पर्यावरण आवश्यकता पर निर्भर करता है। दिन के समय पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण से CO2 ग्रहण करता है, रात के CO2 छोड़ता है। रात के समय श्वसन होता है, बाकी ऑक्सीजन को उल्टा है। और का पौधे में श्वसन की क्रिया जंतु के श्वसन से भिन्न होता है। पौधा में श्वसन अलग होगा, जंतु के श्वसन अलग होगा। पौधे के प्रत्येक भाग, पौधा का जितना भाग है, चाहे ई डाढ़ी ओ डाढ़ी, कोई भाग अर्थात जड़ तना पत्ती में अलग अलग श्वसन होता है। पौधा का प्रत्येक भाग जड़ और तना पत्ती में रहता है। जड़ से निकलता मूलम, जड़ तना पत्ती, इसी में अलग अलग श्वसन होता है। जड़ में, तना, पत्ती में। जंतु की तरह पौधा में श्वसन गैसों का परिवहन नहीं होता। जंतु में कैसे गैसों का परिवहन होता है, लेकिन पौधा में नहीं होता। पौधा चलता घूमता नहीं है। पौधे में जंतु की अपेक्षा श्वसन की गति धीमी होता है, यानी पौधे में जंतु की अपेक्षा श्वसन गति धीमी होती है। पौधे में जंतुओं की अपेक्षा देखा जाए श्वसन की गति धीमी होता है। जंतु की अपेक्षा श्वसन गति धीमी होता है किसमें? पेड़ पौधा में। और जंतु में ज़्यादा होगा का मतलब कि श्वसन की दर। पौधे में श्वसन क्रिया जंतु के श्वसन से भिन्न होता है। पौधा में श्वसन दर कम होता है, जंतु में ज़्यादा होता है। जड़ तना पत्ती में विभक्त रहता है। जंतु की तरह पौधे में श्वसन की परिवहन नहीं होता है ना। पौधा में श्वसन का परिवहन नहीं होता है। पौधे में जंतु की अपेक्षा श्वसन गति धीमी होता है, यानी कि जंतु तेजी से चल रहा है तब श्वसन गति धीमी गति से हो रहा है। अब चलता है श्वसन गुणांक। श्वसन की क्रिया जंतु के श्वसन से भिन्न होता है। पौधा में अलग प्रकार से सांस लिया जाता है, श्वसन होता है, ऑक्सीजन गैस का आदान प्रदान होता है। और जंतु का श्वसन अलग होता है। जंतु में गैस का आदान प्रदान अलग होता है। जो इस प्रकार है, प्रत्येक पौधे का प्रत्येक भाग यानी कि जड़ तना पत्ती में अलग अलग श्वसन होता है। जड़ में अलग होगा, तना में अलग होगा, पत्ती में अलग श्वसन होता है ना। प्रत्येक भाग में पौधा का जितना भाग रहेगा सब में अलग अलग श्वसन होता है। जंतु की तरह पौधे में श्वसन जो होता है गैसों का परिवहन नहीं होता। जंतु में तो जब जंतु श्वसन करता है तो गैसों का परिवहन करता है ना। गैसों का परिवहन मतलब का ऑक्सीजन लेगा, कोशिका तक जाएगा, कोशिका से CO2 निकल कर बाहर निकलेगा। इस तरह से गैसों का परिवहन होगा। लेकिन पौधा भी श्वसन करता है लेकिन गैस का परिवहन नहीं करता है। पौधे में जंतु की अपेक्षा श्वसन गति धीमी होता है, यानी कि पौधा में श्वसन धीमी होता है और जंतु में श्वसन तेजी से होता है। अब चलते हैं श्वसन गुणांक, रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट, RQ बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? RQ, श्वसन गुणांक। CO2 का आयतन कितना निकल रहा है उसका, और O2 का आयतन कितना हम लोग अवशोषित कर रहे हैं उसका, और ले रहे कितना। इस दोनों को CO2 O2 के अनुपात को, CO2 का निकलना O2 का ग्रहण करना, इस दोनों के अनुपात को CO2 अनुपात O2 का अनुपात को श्वसन गुणांक कहते हैं, रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट बोलते हैं। शर्करा के लिए श्वसन गुणांक शर्करा के लिए 1 होता है और वसा प्रोटीन दोनों के लिए 1 से कम होता है। 1 से कम लिखा है। वसा रहे प्रोटीन है, इस दोनों का शर्करा 1 से कम मान होता है। वसा प्रोटीन के जो श्वसन गुणांक होता है इसका 1 से कम होता है।
शर्करा के लिए श्वसन गुणांक का मान 1 होता है और वसा प्रोटीन के लिए श्वसन गुणांक का मान 1 से कम होता है। वसा प्रोटीन का 1 से कम होता है श्वसन गुणांक। श्वसन गुणांक जो है श्वसन गुणांक आरक्यू का मापन हम लोग गैनोंग श्वसन मापी होता है। यही गैनोंग श्वसन मापी से मापते हैं। श्वसन तो श्वसन है और ग गुणांक का जो है फिर गैनोंग हो गया। गैनोंग श्वसन मापी से हम लोग श्वसन गुणांक किस चीज से मापते हैं? गैनोंग श्वसन मापी से। अब सवाल उठ रहा है कि श्वसन को क्रिया होता है ना, जिससे गैसों का आदान प्रदान होता है जंतु में, पौधा में नहीं। वही श्वसन क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन श्वसन क्रिया को प्रभावित करता है? तो निम्नलिखित है प्रभावित करने वाला कारक। श्वसन को प्रभावित करने वाला कारक निम्नलिखित है। जैसे CO2, प्रकृति में CO2 की मात्रा बढ़ने पर श्वसन दर कम जाता है। कह रहा है अगर CO2 उल्टा होता है श्वसन दर के। CO2 किसका होता है? श्वसन दर के। CO2 प्रकृति में अगर CO2 की मात्रा बढ़ेगा तो श्वसन दर घट जाएगा। प्रकृति में CO2 की मात्रा बढ़ने पर श्वसन की दर कम जाता है। लेकिन प्रकाश रहेगा तो श्वसन दर बढ़बे करेगा। प्रकाश के रहने पर श्वसन दर बढ़ जाता है। लेकिन ऑक्सीजन के घट जाए या बढ़ जाए तो श्वसन दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑक्सीजन की मात्रा के घट जाए या बढ़ने से श्वसन दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जब तक ऑक्सीजन की मात्रा 19% से ऊपर हो। 19% से ऊपर रहना चाहिए। ऑक्सीजन अगर वायुमंडल में 19% से अधिक है, ऊपर है, तो ऑक्सीजन की मात्रा घट जाए बढ़ जाए श्वसन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन लाइट रहेगा तो श्वसन दर बढ़े करेगा। तापक्रम जिस तरह से 19% से ऊपर रहेगा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन ऊपर रहेगा तो कोई फर्क न पड़ता है घटने बढ़ने से। ऑक्सीजन के मात्रा के घटने बढ़ने पर श्वसन दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे ऑक्सीजन का मात्रा 19% से ऊपर रहना चाहिए। तापक्रम 0 से 30% तक ताप बढ़ेगा तो श्वसन दर भी बढ़ता है। 0 से 30% तक ताप बढ़ने पर श्वसन दर लगातार बढ़ती है। 0 से 30% तक 0 डिग्री है, 0 डिग्री से 30 डिग्री तक ताप बढ़ेगा, श्वसन दर लगातार बढ़ती है। नहीं तो CO2 की मात्रा बढ़ेगा तो श्वसन दर कम जाता है। प्रकाश की उपस्थिति में श्वसन दर बढ़ता है। वो अगर ऑक्सीजन का मात्रा 19% से ऊपर है तो 19% से ऊपर है तो ऑक्सीजन घटे या बढ़े कोई फर्क न पड़ेगा श्वसन दर पर। 0 से 30 डिग्री तक ताप बढ़ेगा तो श्वसन दर भी बढ़ेगा। इसलिए श्वसन क्रिया को प्रभावित करने वाला कारक CO2, प्रकाश, ताप है। वाष्पोत्सर्जन देखते हैं। वाष्पोत्सर्जन पेड़ पौधा में कैसे होता है? वाष्पोत्सर्जन को ट्रांसपाइरेशन बोलते हैं। ट्रांसपाइरेशन वाष्पोत्सर्जन पौधों के वायु भाग मतलब जड़, तना, डाली, बहुत सारा भाग है पेड़ पौधा के। वही पौधे का वायु भाग कहलाता है। वही वायु भाग से जल का वाष्प के रूप में जल वाष्प के रूप में उड़ता है, उसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। जो पेड़ है ना, पेड़ के बहुत सारे टहनी, पत्ता है ना, बहुत सारे भाग से पानी बाहर निकलता है वाष्प के रूप में, उसे कहते हैं पानी का वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन होता है हमेशा रंध्र के द्वारा। पत्ता में होता है, पत्ता में रंध्र होता है। रंध्र से गैस का आदान प्रदान होता है और जल का निष्कासन भी होता है। और जल ग्रहण करेगा जड़ से ग्रहण करेगा और जाइलम के माध्यम से ऊपर पत्ती तक पहुंच जाता है जल। तो वही कह रहा, पौधे के वायु भाग से जल का वाष्पन के रूप में उड़ता है। जब जल वाष्प के रूप में उड़ जाता है वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं वाष्पोत्सर्जन वह क्रिया है जिसमें
पादप पेड़ पौधा जो है अपने सतह से जल का वाष्प के रूप में उड़ा देता है, तो वाष्पोत्सर्जन हो गया। जल मैंने सीधा सीधे समझ लें, पेड़ पौधा से जल जैसे निकल जाए, ऐसे जल तो ऐसे बहुत सारे भाग से निकलता है, रंध्र से ज़्यादा निकलता है, ज़्यादा निकल रहा है, उड़ रहा है ज़्यादा, तो वाष्पोत्सर्जन हो रहा है जल का। जल पौधों में अस्थायी होता है, क्यों? क्योंकि पेड़ में जल आया फिर उड़ गया, तो अस्थायी न है। अस्थायी का मतलब क्या? फिर दोबारा पानी की जरूरत न पड़ता, इसलिए जल पौधा में अस्थायी होता है। जल की पर्याप्त मात्रा वाष्प के रूप में पत्ती की निम्न सतह पर उपस्थित रंध्र होता है, रंध्र के माध्यम से निष्कासित हो जाता है। जल पर्याप्त मात्रा पत्ती की जो निम्न सतह है उस पर रहता है रंध्र, ऑस्टोमेटा बोलते हैं। ऑस्टोमेटा या यही रंध्र पत्ती की निम्न सतह पर रहता है रंध्र, इसी से जल बाहर निकलता है, यही रंध्र से जल बाहर निकलता है, जल रंध्र से निकलता है। पत्ती की निम्न सतह पर रहता है और पत्ती के छिद्र के रूप में रहता है। पत्ती में छिद्र के रूप में रहता है रंध्र, इसी रंध्र से ऑस्टोमेटा कहीं इंग्लिश में पानी वाष्पीकरण होता है, यही रंध्र से गैसों का आदान प्रदान भी होता है। पत्ती में वाष्पोत्सर्जन द्वारा हुई जल हानि होता है, जल की हानि की क्षतिपूर्ति जड़ से परिवहन द्वारा हुई नई आपूर्ति द्वारा होती है। जब रंध्र से जल बाहर निकल जाता है तो जल फिर जड़ के द्वारा परिवहन होता है, पेड़ पौधे में आता है, वो भी है ना। वास्तव में पत्ती की कोशिकाओं से, पत्ती की जो कोशिका है उस कोशिका से जल के वाष्पीकरण होने से कर्षण उत्पन्न होता है। वास्तव में देखा जाए तो पत्ती की कोशिका होता है, पत्ती की कोशिका से जल का वाष्पीकरण होता है, और वो भी पत्ती कोशिका से रंध्र से होता है, पानी का वाष्पोत्सर्जन होता है, इसे कर्षण कहते हैं, कर्षण होता है। पूछे कर्षण क्या है? वास्तव में पत्ती की कोशिका से जब जल को वाष्पीकरण होने से कर्षण उत्पन्न होता है, उसे कर्षण पुल कहते हैं। काजी कहते हैं जो जल को दारू मैंने जाइलम से खींचता है ना। जब जड़ होते हुए पानी जाता है पेड़ में जाइलम रहता है, ये जाइलम से पत्ती तक पानी पहुंच जाता है, कर्षण उत्पन्न होता है ना। तो जो जल को दारू मैंने जाइलम से खींचता है। इस प्रकार वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जड़ से लेकर पत्ती तक होता है। वाष्पोत्सर्जन क्रिया कहाँ होता है? जड़ से लेकर पत्ती तक। जड़ से पानी गया तो जड़ से भी वाष्पोत्सर्जन होगा, और पत्ती तक भी, पत्ती में जो रंध्र है वहाँ तक वाष्पोत्सर्जन क्रिया होता है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जड़ से लेकर के पत्ती तक जल के ऊपर की ओर खींचने में सहायक होता है ना। इस प्रकार वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जड़ से लेकर पत्ती तक होता है, और जड़ से पत्ती तक होता है किसका होता है? जाइलम के द्वारा, दारू के द्वारा। जड़ से लेकर पत्ती तक जल के ऊपर की ओर पहुंचने में सहायता करता है कौन? दारू, जाइलम। और जड़ से वाष्पोत्सर्जन होते हुए रंध्र तक होता है, पत्ती तक। अनुकूलतम अवस्था में देखा जाए तो पत्ती द्वारा उसके भार के समान जल के वाष्पोत्सर्जन में 1 घंटा में भी कम समय लगता है। अनुकूलतम अवस्था में देखा जाए तो पत्ती द्वारा क्या होता है? पत्ती का जो भार है, भार के समान जल का वाष्पोत्सर्जन होता है। जैसा वजन रहेगा उतना ही पानी का वाष्पोत्सर्जन होगा। 1 घंटा में देखा जाए, 1 घंटा से भी कम समय लग देता है वाष्पोत्सर्जन होने में। 1 घंटा से भी कम समय लगता है वाष्पोत्सर्जन होने में। एक वृक्ष अपने जीवन काल में औसत देखा जाए तो भार के समान जल का वाष्पोत्सर्जन करता है, वही भार का 100 गुना जल वाष्पित करता है। एक वृक्ष अपने जीवन काल में औसत देखा जाए तो भार का जितना भार है, मान लो 500 kg भार है तो 500 का 100 गुना जल को वाष्पन करता है। सोच लिए, भार का 100 गुना जल वाष्पित करता है, भार का 100 गुना जल निकाल देता है पेड़ पौधा, 100 गुना।
पादप द्वारा अवशोषित जल, पेड़ का पादप बना पेड़ पौधा वो क्या करता, जल को अवशोषित करता है। तो अवशोषित जल जितना अवशोषण करेगा पेड़ पौधा, जितना पेड़ पौधा जल का अवशोषण करता है, ग्रहण करता है जल को पेड़ पौधा, उसका 1 से 2 भाग, मान ली कि 100 पेड़ पौधा जल 100 kg ग्रहण कर लिया, तो 100 kg का 1 से 2% भाग जो है ही प्रकाश संश्लेषण अनुपयोगी उपापचय क्रियाओं में उपयोग होता है। 1 से 2% तक जितना जल ग्रहण करेगा, अवशोषण करेगा पेड़ पौधा, उसका 1 से 2% भाग ही प्रकाश संश्लेषण क्रिया में यानी उपापचय में भोजन बनाने में उपयोग होता है जल का। वाष्पोत्सर्जन, बाकी सब तो वाष्पोत्सर्जन निकलता है। वाष्पोत्सर्जन में होता है तो जल का वाष्प बनकर उड़ने के अलावा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान, पत्ती के छोटे छोटे छिद्र रहता है, छिद्र में रंध्र होता है, रंध्र कहते हैं, इसी रंध्र कहते हैं, यानी कि रंध्र से जल का वाष्पीकरण भी होता है, ऑक्सीजन भी और कार्बन डाइऑक्साइड का गैस का आदान प्रदान होता है रंध्र में। रंध्र जो है दिन में खुलता है और रात में बंद होता है। दिन में खुलेगा और रात में बंद होता है। दिन में खुलेगा तो CO2 लेता है और रात में बंद होता है तो ऑक्सीजन लेता है। यही खुलना बंद होने की क्रिया कैसे होता है, तो पत्ती में रक्षक कोशिका के स्फीति रहता है। यही रक्षक कोशिका के स्फीति में बदलाव होता है। रक्षक कोशिका का स्फीति में बदलाव होता है। रक्षक कोशिका का स्फीति में बदलाव होता है। यही बदलाव से होता है रंध्र दिन में खुलता है, रात में बंद होता है। तो वाष्पोत्सर्जन देख लिया। वायु भाग से जल को वाष्प में उड़ना वाष्पोत्सर्जन करते हैं। जल पौधा में अस्थायी होता है, तो अस्थायी होता है। और रंध्र से होता है वाष्पोत्सर्जन। रंध्र से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जल का वाष्पीकरण भी होता है। वही रंध्र दिन में खुलता है, रात में बंद होता है। ऐसी घटना रक्षक कोशिका का स्फीति के कारण चेंज होने से, रक्षक कोशिका का स्फीति में बदलाव होने के कारण रंध्र दिन में खुलता, रात में बंद होता है। जड़ से पत्ती तक पहुंचता है। जड़ से जाइलम, जाइलम दारू जो है जड़ से लेकर पत्ती तक पानी पहुंचाता है और यहीं से स्टार्ट होता है जड़ से वाष्पोत्सर्जन होना और पत्ती तक होता है। अनुकूल अवस्था में पत्ती द्वारा उसके भार के समान, पेड़ पौधा जितना भार रहेगा पत्ती का करेगा, उस भार के पेड़ पौधे के भार के समान जल का वाष्पोत्सर्जन करता है। वो भी 1 घंटा में 1 घंटा से भी कम वाष्पोत्सर्जन, 1 घंटा से भी कम समय लेता है वाष्पोत्सर्जन में। एक वृक्ष अपने जीवन काल में औसत देखा जाए भार, अगर भार जितना रहेगा उसका भार का 100 गुना जल वाष्पित कर लेता है ना, 100 गुना जल को वाष्प में उड़ा देता है एक वृक्ष अपने जीवन काल में। भार का पेड़ पौधा का जितना भार है तो उसका 100 गुना जल वाष्पित कर लेता है, सोच लीजिए। अब मान लीजिए कि भार पेड़ के है 100 kg, तो 100 गुना कर लीजिए, 100 गुना 100 10,000 जल को वाष्पित कर लेता है अपने जीवन काल में। अब 1 घंटा में से कम समय में वाष्पन कर लेता है। पादप द्वारा औषधि जल, पेड़ पौधा जितना अवशोषित कर लेता है जल, उसका 1 से 2% भाग प्रकाश संश्लेषण में अनुपापचय क्रिया में करता है। बाकी सब देख लिए हैं कि वाष्प, जल का वाष्प बनना, ऑक्सीजन CO2 का गैस का आदान प्रदान करना रंध्र द्वारा होता है। रंध्र दिन में खुलता है, रात में बंद होता है। ये खुलने बंद होता है रक्षक कोशिका का स्फीति में बदलाव कारण होता है। अब चलते हैं वाष्पोत्सर्जन के प्रकार। वाष्पोत्सर्जन कितने प्रकार का होता है, तो 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का होता है। कौन कौन? पत्रीय वाष्पोत्सर्जन जब पत्ता में होता है। उपत्वचीय होता है वाष्पोत्सर्जन। वातस्पदीय वाष्पोत्सर्जन। बिंदु स्त्राव वाष्पोत्सर्जन। तो पहले हम लोग देखेंगे पत्रीय वाष्पोत्सर्जन क्या है। तो वाष्पोत्सर्जन के प्रकार 4 प्रकार होता है।
मुख्यतः 4 प्रकार होता है। पत्ती वातकोषाजन यानी कि पत्ता के रंध्र से निकलता है। जल जो निकलता है, जल का हानि होता है, उसे पत्री वातकोषाजन कहते हैं। लीफ ने पत्ता, ट्रांसपायरेशन में पत्ता के द्वारा होने वाला वातकोषण को पत्री वातकोषाजन कहते हैं। 80 से 90% जो होता है पत्ती पर रहता रंध्र, रंध्र के माध्यम से 80 से पत्ती के रंध्र से निकलता 80 से 90% पानी की हानि होता है, वातकोषाजन होता है, इसलिए पत्री वातकोषाजन कहते हैं। दूसरा है उपत्वचीय वातकोषाजन। त्वचा से या पेड़ के जो छाल होता है, छाल वही त्वचा है, उससे होने वाला पानी के कमी को हम लोग कहते हैं उपत्वचीय वातकोषाजन। इसमें पानी की हानि 3 से 8% होता है। यह क्यूटिकुलर माने उपत्वचीय ट्रांसप्रेशन, यह पौधों की त्वचा माने बार्क में त्वचा बार्क या छाल द्वारा होता है। कुल जल जितना रहता है पेड़ पौधा में, मान लो कि पेड़ पौधा में जल 100 kg है, तो कुल जल का 100 का 3 से 8% हानि होता है पानी का उपत्वचीय वातकोषाजन में। त्वचा या छाल के द्वारा कुल जल का 3 से 8% पानी हानि होता है। वातस्पदीय वातकोषाजन। वातस्पदीय वात रंध्र नहीं, रंध्र कहेगा तो पेड़ पत्ता में रहता रंध्र, उससे 80% पानी वातकोषाजन होता है। वो रंध्र रहता ही वातस्पदीय है। वातस्पदीय वातकोषाजन। टेंटिकुलर ट्रांसपरेशन। वातस्पदीय वातकोषाजन में है यह काष्ठीय तना, काष्ठीय माने लकड़ी वाला जो तना है ओला, या कुछ फल में दिखेगा वात रंध्र रहता है, टेंटिक सेल्स रहता है, टेंटिक सेल्स में वात रंध्र। काष्ठीय तना या कुछ फल में वात रंध्र रहता है। यही वात रंध्र से इन वात रंध्र के द्वारा वातकोषाजन होता है, परंतु जल की हानि नगण्य होता है इसमें। काष्ठीय तना वात रंध्र, कुछ फल में मिलता है वात रंध्र, तो काष्ठीय तना से वात रंध्र से जल की हानि नगण्य होता है। जब जल का हानि न के बराबर होता है वातीय स्पर्धीय वातकोषाजन कहते हैं। बिंदु स्राव, गुटेशन, GUTATN, गुटेशन बिंदु स्राव। बिंदु स्राव सामान्यतः रात्रि के समय होता है, रात में होता है, अब बूंद बूंद करके पानी निकलता है रात में, इसलिए बिंदु स्राव कहते हैं। इसमें पत्तियों के किनारे से, पत्ता जो है ना, पत्ता मान लीजिए पत्ता के किनारे सीधा से, पत्तियों के किनारे से जल बूंद बूंद के रूप में निकलता है, जल जो है बूंद बूंद करके निकलता है, इसलिए इसको बिंदु स्राव के द्वारा निकलने वाले जल में कुछ कार्बनिक पदार्थ, बूंद बूंद करके पानी निकलता है किनारे से, इसमें से कुछ कार्बनिक पदार्थ, कुछ कार्बनिक तो कुछ अकार्बनिक पदार्थ भी मौजूद होता है। तो बिंदु स्राव रात के समय होता है। जल के पत्ता जो है, पत्ता के किनारे से जल निकलता है बूंदा बूंदा के रूप में, और बूंदा बूंदा के रूप में निकलता है। इस जल में कार्बनिक या कार्बनिक पदार्थ भी रहता है। तो पत्तीवास में 80 से 90% पत्ती में रंध्र के द्वारा होता है। उपत्वचीय त्वचा बार्क या छाल के द्वारा होता है। कुल जल का 3 से 8% हानि होता है जल। वातस्पदीय काष्ठीय तना या फल में वातरंध्र के द्वारा होता है जल का वातपोषण, तो इसमें जल की हानि नगण्य होता है। बिंदु स्राव रात के समय होता है, रात्रि के समय होता है। पत्ती किनारे से बूंद बूंद करके पानी निकलता है, इस पानी में कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ होता है। वातकोषाजन को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन सा ऐसा कारक है जो वातकोषाजन को प्रभावित करता है? तो प्रकाश की तीव्रता भी प्रभावित करता है, तापक्रम भी है ना, आर्द्रता भी, वायु भी। तो प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन है वातकोषाजन को? प्रकाश की तीव्रता या ताप अधिक रहेगा, वायु तेज रहेगा, चलेगा तेज, ये सब तेज अधिक है तो समझिए कि वातकोषाजन भी अधिक होगा। प्रकाश तेज रहेगा तो गर्म होकर पानी ज़्यादा उड़ेगा, ताप भी ज़्यादा रहेगा तो गर्म होकर पानी ज़्यादा उड़ेगा। वायु तेज होगा तो पानी घर्षण होगा, हवा तेज होने से तो वातकोषाजन ज़्यादा होगा। वही चीज़ें लिख रहा होगा यहाँ पर। एक आर्द्रता तो है, जो आर्द्रता अधिक होगा, आर्द्रता में नमी रहता है
जैसे ठंडा के दिन में आर्द्रता ज़्यादा है तो वाष्पोत्सर्जन कम जाता है, क्योंकि आर्द्रता में पानी ज़्यादा रहता है तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम जाता है ठंडा के दिन में। अच्छा, वाष्पोत्सर्जन का महत्व क्या है? तो वाष्पोत्सर्जन का महत्व ही है, पेड़ है, पेड़ के नीचे जड़ है, जड़ है, जड़ से पानी खींचा जाता है, पत्ती तक पहुंचता है पानी, वो भी जाइलम के द्वारा। इस रूप में खनिज लवण भी पेड़ में चल जाता है। यह खनिज लवण को जड़ से पत्ती तक पहुंचाने में सहायता करता है। वाष्पोत्सर्जन होगा, पानी निकलेगा, ऊपर में है, नीचे जड़ से पानी जाएगा, इस जड़ के से पानी जाएगा तो पानी में खनिज लवण भी घुला रहता है, चल जाएगा अंदर पेड़ में। तो कब जब वाष्पोत्सर्जन होगा तब ना पानी नीचे से खिंचाएगा, ऊपर उड़ेगा पानी, इधर नीचे से पानी खिंचाएगा, और खिंचाएगा तो खनिज लवण भी चल जाता है। वही यह खनिज लवण को जड़ से पत्ती तक पहुंचाता है। खनिज लवण को जड़ से पत्ती तक पहुंचाता है। खनिज लवण को जड़ से पत्ती तक कौन पहुंचाता है? वाष्पोत्सर्जन के द्वारा होता है। ये पौधे का तापमान संतुलित रखने में सहायता करता है। पौधा का जो तापमान है, ये तापमान को संतुलित रखता है। वाष्पोत्सर्जन से पौधे का तापमान संतुलित रहता है। यह जल अवशोषण और रसारोहण में मदद करता है। जल का अवशोषण में भी है ना, पानी ऊपर निकलेगा तो जाहिर सी बात है जल नीचे से अवशोषण होबे करेगा, और रसारोहण में भी मदद करता है। जल का अवशोषण और रसारोहण में मदद करता है। यह वायुमंडल को नम बने रहता है। नम बने मोस्ट बनाकर जल चक्र हाइड्रोलॉजिक साइकिल को पूरा करने में मदद करता है। वायुमंडल को नमी का रहता है, जितना पानी निकलेगा उतना ही वायुमंडल ठंडा रहेगा, और जल चक्र को पूरा करता है। नीचे से पानी लेगा, वाष्पीकरण के वायुमंडल में जाएगा, वायुमंडल से फिर बरसात के रूप में पानी नीचे बरस जाएगा। तो वायुमंडल को नमी बने रहता है। नम मोस्ट बना करके जल चक्र को पूरा करता है, पूरा करने में मदद करता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए लाभदायक है। पादप द्वारा अवशोषित जल जितना जल का अवशोषण करता है उसका 1 से 2% तो ही प्रकाश संश्लेषण में या अनुपापचय क्रिया में काम होता है। वही कह रहा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब होता है तो वाष्पोत्सर्जन में 1 से 2% का प्रयोग होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए यह जल का संभरण करता है। मतलब जल जमा होता है। पौधे में वाष्पोत्सर्जन की दर को गैनोम-पोटोमीटर के द्वारा मापते हैं। श्वसन गुणांक रहेगा, श्वसन गुणांक, इसको हम लोग गैनोम श्वसन मापी है, श्वसने मापी, लेकिन गैनोम लेते लग गए है। गु से गुणांक तो ग से गैनोम। यहाँ है श्वसन गुणांक को गैनोम श्वसन मापी से मापते हैं। यहाँ है पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए जल वाष्पोत्सर्जन, तो वाष्पोत्सर्जन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए वाष्पोत्सर्जन जो है जल का संभरण करता है, तब जाके वाष्पोत्सर्जन होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। पौधे में वाष्पोत्सर्जन की दर, पौधा में अगर यहाँ से पॉइंट बंधेगा, पौधा में वाष्पोत्सर्जन की दर को पोटोमीटर लग जाएगा, तो पौधा में वाष्पोत्सर्जन की दर मापते हैं। पौधा में वाष्पोत्सर्जन की दर को पोटोमीटर से मापते हैं। क्या तक है वाष्पोत्सर्जन का महत्व है? खनिज लवण को जड़ से पत्ती तक पहुंचाने में मदद करता है वाष्पोत्सर्जन। पौधे का तापमान संतुलित रखने रहता है वाष्पोत्सर्जन। जल का अवशोषण करने में, रसारोहण में मदद करता है। ये वायुमंडल को नमी बने रहता है और नमी बनाकर जल चक्र को पूरा करता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए वाष्पोत्सर्जन जो है जल का संभरण करता है। जल का संभरण करके पौधे में वाष्पोत्सर्जन की दर जो होता है उसको गैनोमीटर, पौधे में वाष्पोत्सर्जन मापने वाला जो कितना वाष्पोत्सर्जन हो रहा है उसको गैनोम पोटोमीटर से मापते हैं।